हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और ये लगभग एक वीक से ज़्यादा हो गया है आरबीआई का नोटिफिकेशन आए हुए, बट स्टिल काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स रिलेटेड, जो चेंज्ड पैटर्न है उससे रिलेटेड, प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए। सो क्विकली देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी क्वेरीज लेने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन रिलेटेड क्वेरीज। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोनों क्वालिफिकेशन और एज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं। फिर जहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स दिए जाते हैं वहाँ परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, आरबीआई ने पैटर्न क्यों चेंज कर दिया, क्या दो पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर प्रिपरेशन रिलेटेड विल ट्राई टू सी कि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, तो दे आर फीलिंग कि इट इज नॉट फेयर कि हम तो पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे थे और अब अचानक से इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। सो अभी जो आज से तैयारी शुरू करेंगे और हमने इतने दिनों से की है, तो हमारे बीच में कोई फर्क नहीं रहा एक्चुअली। सो इस तरह की फीलिंग आ रही है कई स्टूडेंट्स में। सो व्हाट टू डू, देन विच फेज टू बी गिवन मोर अटेंशन नाउ एट दिस स्टेज, कौन से फेज को ज्यादा अटेंशन देना है, करंट अफेयर्स कितने मंथ का हमें पढ़ना है, क्या बीपीडिया इनफ होगा जनरल अवेयरनेस कवर करने के लिए, साथ ही साथ एफएम एंड ईएसआई पेपर्स में जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा उसमें कितने वर्ड्स में आंसर लिखने हैं। ठीक है, कहाँ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं। दूसरा, सेबी ग्रेड ए फेज 2 का एग्जाम भी है और आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का, तो दोनों की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कैसे की जाए और गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट हमें कहाँ मिलेंगे। सो लेट अस सी ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इस बार आप सभी को पता होगा, जो सबसे अच्छी बात हुई है कि 10th और 12th इससे परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने हटा दिया है। सो ओनली क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए, या फिर अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। सो बहुत सिंपल हो गया। अब ग्रेजुएशन में 60% कम से कम अगर है तो आप एलिजिबल हैं, और मान लो बाई चांस आपका ग्रेजुएशन में 60% नहीं भी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका कम से कम 55% है, 55% है, तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों के ये सवाल थे कि जो डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स हैं इग्नो से जिन्होंने किया है ग्रेजुएशन, क्या वो एलिजिबल हैं? यस, वो एलिजिबल हैं। आरबीआई ने भी थ्रू अ कॉरिजेंडम ये क्लियर किया है। अभी कल ही आई एग्जाम भी पे एक वीडियो लाइव हुआ है, डिटेल्ड वीडियो। सो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी भी आपको क्वालिफिकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक और सवाल आ रहा है काफी कि कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई? नो, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो एज क्राइटेरिया है इसकी कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 1 जनवरी 2021, और 21 to 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अब इसमें काफी क्वेरीज आ रही है क्योंकि इन्होंने एमफिल, पीएचडी और साथ ही साथ बैंकिंग एक्सपीरियंस, बैंक में एज एन ऑफिसर अगर एक्सपीरियंस है तो कुछ एज रिलैक्सेशन दिया है। सो उससे रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया। एज ऑन 1 जनवरी 2021, 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एम फिल किया हुआ है तो आपको 2 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा मैक्सिमम साइड में। ओके, और पीएचडी किया हुआ है तो आपको 4 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरह से एक क्राइटेरिया इन्होंने और रखा है अपर एज रिलैक्सेशन के लिए कि इफ यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक में, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, फॉरेन हो, किसी भी कमर्शियल बैंक में, इफ यू हैव वर्कड एज एन ऑफिसर, तो जितने साल वहां पे आपने काम किया है उतने साल का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोबेशन को वो काउंट नहीं करेंगे और पूरा कंप्लीटेड ईयर होना चाहिए। मतलब कि मान लो कि किसी ने अभी 4 इयर्स तक, 4 ईयर 5 मंथ्स कंप्लीट किया किसी बैंक में एज अ ऑफिसर, तो यूजुअली 2 साल का प्रोबेशन होता है, तो वो प्रोबेशन पीरियड तो हट गया और अब बचे 2 इयर्स 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स भी हट जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट ईयर नहीं हुआ, तो उसको 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर हियर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल है कि उन्होंने जहां से ग्रेजुएशन किया है वहां पे जो ग्रेड पॉइंट्स हैं, ये जो सीजीपीए है, ओजीपीए है, ये जो ग्रेड पॉइंट्स है, वहां पे जो यूनिवर्सिटी फॉर्मूला अपनाती है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का वो अलग है, जो आरबीआई नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उससे। तो स्टूडेंट्स को कौन सा फॉलो करना चाहिए? एक्चुअली पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी वाला देखना चाहिए। अब देखो, सपोज कि आपकी यूनिवर्सिटी ये फॉर्मूला फॉलो करती है 6.75 इंटू 10, उसका इंटू 10 का क्राइटेरिया है परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, और आरबीआई नोटिफिकेशन में है 6.75 में 60%। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का फॉलो करेंगे, ना कि आरबीआई का। आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं देती है तभी आपको ये आरबीआई वाला फॉलो करना है, नहीं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी वाला करना है। ठीक है। तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वाई आरबीआई हैज चेंज द पैटर्न। मेरी यह सलाह होगी कि आप इस सवाल के पचड़े में ना ही पड़े तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो करेगा। सो आप एक एस्पिरेंट हैं और आरबीआई जो करेगा, जैसा करेगा, वो आपको फॉलो करना है। तो जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लें कि अच्छा ये पैटर्न चेंज हुआ है और अब मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है, उतना अच्छा होगा आपको। सो ये वाई ज्यादा हमें नहीं रखना है, व्हाट एंड हाउ, कैसे करना है और क्या करना है उस पर ज्यादा फोकस करें। क्या हुआ, क्यों हुआ, उसको अभी हम छोड़ देंगे। देन अब आते हैं, कैन आई अप्लाई फॉर बोथ जनरल एंड डीपीआर और डीएसआईएम। ये कई लोगों के सवाल हैं कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? सो अगर आप यस, आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। क्लियरली मेंशन्ड है कि आप किसी भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Candidates desirous of applying for posts in both Grade B DR General and Grade B DR DEPR or DSIM, as the case may be, are required to apply using links for both the positions separately and pay the fees for both. So separately आपको अप्लाई करना पड़ेगा और separately आपको फीस भी देना पड़ेगा। ये पेज नंबर 17 में आप जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। What is psychometric test and how crucial is this? So for your selection, it is not very crucial. ये सिर्फ आपको आपको इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअली टेस्ट करेगा आपकी पर्सनैलिटी को, आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को। सो एक सिंपल सा टेस्ट होगा जिसमें कि आपको लिखना है, जिसमें कोई गलत और सही आंसर नहीं होगा। उसके बेसिस पे एक तरह से वो एसेस करेंगे कि आप की किस तरह की पर्सनैलिटी है, और फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। सो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन ये पैटर्न चेंज हो गया तो अब सारे स्टूडेंट्स एट पार हो गए। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ? देखो, फेज 1 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये 200 मार्क्स जैसा था वैसा ही है। और आपको पहले फेज, जो सबसे ज्यादा घबरा रहे हैं ना कि इतना पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, वो देखना फेज 1 ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा टाइम तो ये घबराने में और वरीड होने में लग रहा है। फेज 1 पे आप फोकस करें। फेज 1 में कोई भी चेंज नहीं है। अब आओ फेज 2 में। फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कोई भी चेंज नहीं है। 100 मार्क्स का जैसा पेपर था बिल्कुल वैसे ही है। एफएम में 50 मार्क्स का चेंज है, 50 मार्क्स नो चेंज और 50 मार्क्स चेंज, ये चेंज वाले मैंने यहाँ रखे हैं। सेम ईएसआई में 50% सेम। सो फेज 1 में 200 मार्क्स नो चेंज। फेज 2 में आउट ऑफ 300, 200 आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और 100 मार्क्स का भी चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है? सिर्फ उत्तर लिखने का तरीका, मतलब अब आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा। सिलेबस एज सच बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे सिलेबस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया है उन्होंने। अगर आप एफएम को देखोगे तो उसमें एफएम में नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं वो फिनटेक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है। इसके अलावा बाकी वही सेम सिलेबस है, थोड़ा सा उसको इलैबोरेट कर दिया गया है। राइट। मैनेजमेंट में आप देखोगे सब कुछ लगभग लगभग वही है, थोड़ा डिटेल्ड करके उन्होंने सिलेबस दे दिया है। यहाँ पे एक टॉपिक ऐड हुआ है, एथिक्स एट द वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ईएसआई में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट। सो एक्चुअली ये सारी चीजें पढ़ते ही थे आप ईएसआई के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। ध्यान से देखेंगे सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सो
जो आपने पिछले 1 डेढ़ साल में पढ़ाई की है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एक्चुअली आप एडवांटेजेस पोजीशन पे हो, क्योंकि अब आपका सारा फोकस होगा जो आप जानते हो उसको कैसे लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी तैयारी आप कर चुके हो, उन टॉपिक्स के बारे में आपको पता है। सो फेज 1 के बाद अभी तो आप पूरा फेज 1 पे फोकस करें। फेज 1 के बाद जो टाइम आपको मिलता है 20-25 डेज का, उसमें आप किस तरह से आंसर्स को लिखना है। उसमें भी ये सिर्फ 100 मार्क्स है, ठीक है। ये 200 तो पहले जैसा ही है, तो पहले आप इस 200 को पक्का करेंगे और फिर जितना हो सकता है इस 100 के लिए काम करेंगे। इस चेंज्ड वाले 100 के चक्कर में आप ये पहले वाले 200 को नहीं गवाएंगे। सो आई फील कि यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली अगर आप सीरियसली पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के, ठीक है। कुछ सवाल आ रहे हैं कि अभी कौन से फेज पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि फेज 2 में पैटर्न चेंज हुआ है। सो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे आपको फोकस करना है मार्च 6 तक, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है और फेज 1 में कंपटीशन ज्यादा होता है। आपको ऐसा लगता है कई बार कि फेज 1 का जो सिलेबस है वो इजी है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। सो इसीलिए पूरा का पूरा फोकस आपका फेज 1 पे अभी होना चाहिए। इट इज लाइक योर चाबी। ये चाबी अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप फेज 2 तक जा नहीं पाएंगे। सो बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगी कि 6 मार्च तक आपको फेज 2 के बारे में, पैटर्न चेंज के बारे में, किसी और चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और सिर्फ आप फेज 1 पे फोकस करें, ठीक है। हाउ मेनी मंथ्स करेंट अफेयर शुड बी डू फॉर जीए। सो आप देखोगे आजकल पिछले 1-2 सालों से और रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तो आरबीआई के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ्स तो आपको कम से कम देखना ही चाहिए। लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखा गया है कि लेटेस्ट 2 to 3 मंथ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो 6 मंथ्स को आप देखें। लेकिन जो लेटेस्ट 2-3 मंथ्स हो उसको बहुत ही डिलीजेंटली देखने की जरूरत है, एक एक चीज को। डेट्स, इवन डेट्स पूछ देते हैं कि किस डेट तक कोई चीज वैलिड है या कब लागू होने वाली है। आपको डेटा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो 2-3 महीने का, क्योंकि 2-3 महीने का ही है, तो आपको काफी डिटेल्ड इसमें पढ़ाई करनी चाहिए। और 6 महीने का आप देखें, 2-3 महीने का लेटेस्ट, इस पे आप ज्यादा फोकस करें। ये मेरी आपको सलाह होगी। दूसरी बात, अब आपका 6 मार्च को एग्जाम है, तो आप एक्चुअली मैं कहूंगी कि लास्ट 4 मार्च तक के करंट अफेयर्स पे ध्यान रखें। कभी कभी देखने में आया कि बहुत लेटेस्ट, मतलब जिस दिन एग्जाम है उसके 2-3 दिन पहले का भी कोई न्यूज है वो आ गया है। तो आप ऐसा ना सोचें कि 6 मार्च को एग्जाम है तो आप 15 फेब तक का ही पढ़ेंगे। नो, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। सो जनवरी टू मार्च 5, 5 जनवरी से लेके 5 मार्च तक का न्यूज आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और पीछे अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इज बीपीडिया इनफ टू कवर जीए? यस, एग्जैक्टली जीए नहीं बल्कि करंट अफेयर्स। सो आजकल आप देखोगे लगभग 60% क्वेश्चंस जो होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं, और बीपीडिया बखूबी उसको कवर कर लेता है अगर आप उसको अच्छी तरह से रिलीजियसली पढ़ें। सो मैं कहूंगी यस, बीपीडिया आपके जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर सेक्शन को पूरी तरह से कवर कर लेता है। सो आप रिलाई कर सकते हैं बीपीडिया पे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बीपीडिया पूरा अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा करके वहां पे क्विजेस दे दें, कुछ आप अपने आप को टेस्ट कर लें। लेकिन ये गलती कभी ना करें कि थोड़ा बीपीडिया पढ़ लिया, थोड़ा किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ लिया, फिर कहीं और थोड़ा पढ़ लिया। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ न्यूज आप बार बार पढ़ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप हर प्लेटफॉर्म पे मिस कर जाते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें कि एक प्लेटफॉर्म पे आप रिलाई करें, पूरा अच्छी तरह करें, और उसके बाद अगर आपके पास वक्त मिलता है तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। इन डिस्क्रिप्टिव एफएम एंड ईएसआई पेपर्स आंसर शुड बी रिटन इन हाउ मेनी वर्ड्स। सो ये भी काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने वर्ड्स में हमें आंसर करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव जो 50-50 मार्क्स के ईएसआई और एफएम में होंगे। सो क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 6 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। वहां पे 6 क्वेश्चंस होंगे, आपको चूज करना है। जिन 4 क्वेश्चंस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं उनको चूज करें। 6 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के, और
3 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। सो 3 आपको 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 2 चुनना है, और 3 आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें से 2 चुनना है। सो हो सकता है कि वहां पे स्पेसिफाइड रहे कि आप अपना आंसर इतने वर्ड्स में लिखें। अगर वहां पे स्पेसिफाइड रहेगा, उन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट दी है, तब तो आप उसको फॉलो करेंगे। इन केस अगर नहीं दी है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप लगभग लगभग 150 टू 200 वर्ड्स के रेंज में रख सकते हैं, और जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उनको आप 250 से 300 के रेंज में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर वहां पे उन्होंने कुछ नहीं लिखा है इंस्ट्रक्शन में, तो थोड़ी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। बहुत ज्यादा जैसा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एसे में होता है कि अगर उन्होंने कहा है 400 वर्ड्स में लिखना है, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय देम। यहाँ पे अगर उन्होंने नहीं दिया है, तो फिर आपके पास वो ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप इस रेंज में, लगभग इस रेंज में, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, क्योंकि जब आप तैयारी भी करेंगे, जब आप प्रैक्टिस भी करेंगे फेज 1 के बाद, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे अगर, तो 150 से 200 वर्ड्स, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 250 टू 300 वर्ड्स। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो 15, जैसा कि पहले आया करता था, 15 मार्क्स में 3 शॉर्ट नोट्स दे देंगे वो। ठीक है, तो 3 शॉर्ट नोट्स हो गए, तो वो 5 मार्क्स के 3 हो गए। तो यहाँ पे ये लगभग 90 टू 80 टू 100 के आसपास आप अपना वर्ड लिमिट रख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत जरूरी होते हैं ये समझने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। सो ये आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर हम फेज 1 की बात करें, तो आपको पिछले 4 इयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और फेज 2 के भी आपको आई एग्जाम भी डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। पिछले 6-7 इयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फेज 2 के जो क्वेश्चंस है वो आपको आरबीआई वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो अगर आपने नहीं देखे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जरूर आप एक बार इन क्वेश्चंस को देखें। 2015 के पहले फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आते थे, तो उनको भी देखें। उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एफएमईएसआई में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो किस तरह से आप सेबी ग्रेड ए फेज 2 और आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 की तैयारी करेंगे, ये बहुत हद तक आपकी अपनी तैयारी पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से इसको एक्चुअली देखेंगे। बट मेरा ये सजेशन होगा कि जब तक आपका सेबी ग्रेड ए का पेपर नहीं हो जाता है 27 फरवरी को, तब तक आप ज्यादा सेबी पे फोकस करें, और जो ओवरलैपिंग है, ऐसे टॉपिक्स जो दोनों में है, सेबी में भी है और आरबीआई में भी है, लाइक बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, बैंकिंग टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, रेपो रेट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस करें, काफी डिटेल में देखें, क्योंकि ये आपको जनरल अवेयरनेस आरबीआई में भी काम आने वाला है और सेबी में भी। इसके अलावा मैं कहूंगी आरबीआई फेज 1 के लिए थोड़ा थोड़ा आप टाइम देते रहें, मतलब एटलीस्ट 20 to 30% टाइम एवरी डे यू शुड गिव टू आरबीआई। और उसमें आप ले सकते हैं जो ओवरलैपिंग है उसको आप उसी में काउंट कर सकते हैं, और रेस्ट पूरा टाइम आप दें सेबी को। 27 फरवरी के बाद फिर आप पूरा का पूरा फेज 1 आरबीआई को दें 6 मार्च तक, और 6 मार्च के बाद तो फिर आपका पूरा का पूरा टाइम फेज 2 के लिए है। और सो हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट लिखने चाहिए, खास करके जब आपका एग्जाम काफी पास आ जाए, तो आपको जरूर मॉक टेस्ट लिखने चाहिए। इससे काफी कुछ कंडीशनिंग हो जाती है आपकी, और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं फाइनली जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। सो कहाँ मिलेंगे गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट? तो मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा कि आई एग्जाम बी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। सो आप जरूर आई एग्जाम बी पे जाके इन मॉक टेस्ट को लिखें, आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी, और प्लस लगभग 100+ एग्जाम्स के लिए आई एग्जाम बी पे सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और फ्री हैं, और दीज आर रियली रियली गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट। ओके, सो ऐसे ही बहुत यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं इन सारी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से रिलेटेड। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आने वाले दिनों में काफी सारे लाइव सेशंस और वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं, एक्चुअली आरबीआई, सेबी एंड एनपीएस के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।